नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है साइकोलॉजी की क्लास में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना के विज्ञान के रूप में चला। चेतना है वो हमारी इंद्रियां किस तरीके से कार्य कर रही है। जिस तरीके से इंद्रियां काम करेगी तो प्राणी का चेतन, अचेतन, अर्धचेतन में पता चलेगा। और जब इंद्रियां काम नहीं कर रही, हमें नॉलेज यानी प्रथम ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम चेतना हमारी कार्य कर रही है। चेतना तभी होगी जब हमारी इंद्रियां काम करेगी। यानी चेतना का विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा कि चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम जेम्स थे, और विलियम जेम्स का एक विचार था, उसी को आधार रख करके उन्होंने चेतना का विज्ञान माना था कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। और उनका कुछ समर्थक भी थे, उनके समर्थकों में हमने पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था समर्थक के बारे में, उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। उनके समर्थकों में हमने पढ़ा कि विलियम जेम्स, विलियम वुंट, ये चैडविक, जेम्स सेलन, वाइफ, ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये इनके समर्थक थे चेतना के विज्ञान के। अब दोस्तों, मैंने एक बात कही कि जो मनोविज्ञान है, जो जिस विज्ञान को हमने पढ़ा उसकी कोई अभिप्राय टिक नहीं रहा था, हर एक की आलोचनाएं हो रही थी। तो चेतना के विज्ञान की भी आलोचनाएं हुई। उससे आगे शुरू करते हैं। चेतना के विज्ञान की भी आलोचनाएं हुई, और जब चेतना के विज्ञान की आलोचना हुई, वो आलोचनाएं दो रूपों में। कितने रूपों में? दो रूपों में। पहला जो रूप था उसकी आलोचना का, वो था विलियम मैकडूगल की पुस्तक। विलियम मैकडूगल की पुस्तक। विलियम मैकडूगल की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द आउटलाइन साइकोलॉजी। द आउटलाइन साइकोलॉजी, ये पुस्तक विलियम मैकडूगल की है। यानी इसको हिंदी में हम कहें मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा। इस पुस्तक में, इस पुस्तक के प्रश्न नंबर 16 पे, इस पुस्तक के प्रश्न नंबर 16 पे एक जानकारी लिखी हुई है जिस विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, चेतना का। विलियम मैकडूगल ने कहा कि ये मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है। किसकी बात है? दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, उन्होंने कहा विलियम मैकडूगल कि उनके प्रश्न नंबर 16 पे ये बात लिखी हुई है कि मनोविज्ञान के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात क्या है? कि चेतना जो शब्द है, चेतना शब्द मनोविज्ञान में, चेतना शब्द मनोविज्ञान में काम में लिया जाता है। ये बात कही थी विलियम मैकडूगल ने। दोस्तों, विलियम मैकडूगल की पुस्तकें आज हमें जानकारी देती हैं। विलियम मैकडूगल की पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा, प्रश्न नंबर 16 पे उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा सोचा जाए, समझा जाए तो, कि मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि चेतना शब्द मनोविज्ञान में काम में लिया जा रहा है। अब हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये पहला कारण बना था चेतना के विज्ञान को आलोचकों की दृष्टि से। चेतना के विज्ञान में आलोचकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहला शब्द था कि चेतना शब्द किस तरीके से, किस दृष्टि से काम में लिया जा रहा है। वो जो चेतना शब्द है वो मनोविज्ञान के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो काम में क्यों? क्योंकि उसको काम में नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा मानने वाले थे विलियम मैकडूगल। दो कारण रहे, दूसरा कारण भी था। एक तो ये पहला कारण था, दूसरा कारण देखिए दोस्तों आलोचना में। दूसरा जो कारण था वो विलियम मैकडूगल, ये सिगमंड फ्रायड का था। दूसरा जो कारण था चेतना को नहीं मानने का, वो था सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड के बारे में आप पढ़ोगे, व्यक्तित्व में भी पढ़ोगे, अभिप्रेरणा में भी पढ़ोगे। कई सिद्धांत इन्होंने दिए हैं अलग अलग टॉपिकों में। इनका एक सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत,
मनोविश्लेषणवाद का। सिगमंड फ्रायड कई बार पूछ लिया जाता है, वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। दोस्तों इनका भी चेतना के विज्ञान में आलोचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से एक अलग मत से देखा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा, सिगमंड फ्रायड ने चेतना के बारे में ही बताया, इन्होंने चेतना के 3 रूप बताए, चेतना के 3 रूप बताए। और चेतना के 3 रूपों में देखिए, पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। ये 3 रूप इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने बताए। अब यहाँ पे 3 रूप जो बताए, तब लोगों के सामने संशय पैदा हो गया कि कौन से मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में कौन सी चेतना काम में ली जाती है, चेतन लिया जाता है कि अर्धचेतन पे काम किया जाता है कि अचेतन पे किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन करके आते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान में इनमें से किसका इस्तेमाल लिया जाता है। दोस्तों सोचिए कि मनोविज्ञान में चेतना का काम में लिया जाती है या अर्धचेतन काम में लिया जाता है या अचेतन काम में लिया जाता है। लगभग 90% लोगों का एक आंसर जाएगा कि मनोविज्ञान में चेतना काम में लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान में अर्धचेतन और अचेतन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे चेतन जो है मनोविज्ञान में वो 10% पढ़ा जाता है कि चेतन का जो स्वरूप है हमारे मस्तिष्क में, मनोविश्लेषणवाद में ही बताता है सिगमंड फ्रायड कि चेतन का जो रूप है वो 10% है और अर्धचेतन और अचेतन कितना है, 90% है। और जो वर्तमान मनोविज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता है वो अर्धचेतन और अचेतन का ही किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो इन चेतना के रूपों की तुलना की थी वो एक बर्फ के टुकड़े से की थी। क्वेश्चन आता है कई बार कि इन्होंने एक बर्फ का इस तरीके का एक जार या बर्तन लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उस जार में पानी भरा हुआ है और इस पानी में ये मानना है पानी, इस पानी में आप बर्फ का टुकड़ा, इन्होंने तुलना की है वो बर्फ के टुकड़े से की है। ये बर्फ का टुकड़ा है और बर्फ का जो टुकड़ा है दोस्तों, ये बर्फ का टुकड़ा है मान के चलिए, क्योंकि बर्फ के टुकड़े में अधिकतर भाग हुआ पानी में डूबा रहता है। अब जो बर्फ में अधिकतर भाग पानी में डूबा रहता है, मान के चलिए यहाँ तक ये पानी में डूबा हुआ है, तो ये जो पानी में डूबा हुआ भाग है इसको इन्होंने माना अर्धचेतन और अचेतन। जो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है उनको इन्होंने माना अर्धचेतन और अचेतन, और जो बर्फ का टुकड़ा बाहर पानी से बाहर है उसको इन्होंने माना चेतन। और इन्होंने इसी को मनोविश्लेषणवाद में संज्ञा दी। अब इसको इन्होंने मनोविश्लेषणवाद में कहा कि ये जो ऊपर का जो चेतन का जो भाग है पानी से ऊपर उठा हुआ है ये 10% है और ये जो नीचे डूबा हुआ भाग है ये कितना है, 90% है। अब यहाँ पे संशय पैदा हो चुका था। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सीधे कई बार कि बर्फ के टुकड़े से मस्तिष्क की तुलना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, तो सिगमंड फ्रायड ने की थी। कि उसमें ये भी पूछा जाता है कि चेतन कितना प्रतिशत है, 10% है, अर्धचेतन और अचेतन कितना है, 90%। ये तो सामान्य जानकारी, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको यहाँ पे कि क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान में, वर्तमान मनोविज्ञान में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो चेतन को छोड़ करके वर्तमान मनोविज्ञान में अर्धचेतन और अचेतन का अध्ययन किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आलोचना का कारण बनना ही था, क्योंकि चेतना के 3 रूप लिखे गए थे। अब लोगों के सामने समस्याएं थी कि किस रूप को माना जाए, किसको नहीं माना जाए। अब ये ऐसी समस्याएं पैदा होने के कारण, यानी एक सही रूप निकल करके नहीं आ रहा था, तब जा करके चेतना के विज्ञान को भी अमान्य कर दिया गया, चेतना के विज्ञान को भी नहीं माना गया। क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिक, अनेक विद्वान आए, उन्होंने कहा, जैसे मुख्य रूप से हम इनमें 2 में ही देखें, एक तो सिगमंड फ्रायड और दूसरा विलियम मैकडूगल। इनके द्वारा ही देखें तो विलियम मैकडूगल ने तो दुर्भाग्य की बात बता दी थी कि मनोविज्ञान में चेतना शब्द आ रहा है, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता मनोविज्ञान का। और दूसरा सिगमंड फ्रायड ने बता दी
कि जो चेतना के रूप है वो 3 है, इसका भी विरोध किया कि किस हम चेतन को छोड़ क्यों रहे हैं, मनोविज्ञान में काम में क्यों नहीं लिया जा रहा। ऐसे ही कुछ अनसुलझे क्वेश्चन आए, और जब ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन आए, इन्हीं अनसुलझे क्वेश्चनों के कारण उस चेतना के विज्ञान को भी मनोविज्ञान में नहीं अपनाया गया। ये एक बहुत बड़ी बात रही। अब अतः ये अभिप्राय भी मैं कहूँ कि चेतना के विज्ञान का जो अभिप्राय है वो मात्र 1870 से लेकर के 1900 ईस्वी यानी कहूँ कि 30 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? सबसे कम समय तक चलने वाला अभिप्राय जो था तो वो चेतना का विज्ञान था। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या है कि क्वेश्चन आता है, कई बार मनोवैज्ञानिक ये जो सिगमंड फ्रायड के जो कार्य थे, सिगमंड फ्रायड ने जो कार्य किए थे चेतना के संबंध में, ये कार्य तो सिगमंड फ्रायड ने किया था, लेकिन उनको सही रूप नहीं दे पाया सिगमंड फ्रायड। ये जानकारियां भी हमें नहीं मिलती कई बार कि सिगमंड फ्रायड ने तो काम कर दिया था, लेकिन उसको सही जानकारी नहीं मिलने के कारण उनको यानी सही रूप नहीं दे सका सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड के जो कार्य जो थे, सिगमंड फ्रायड के जो कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, या मैं ये कहूँ कि सिगमंड फ्रायड के किए हुए कार्य या प्रयोगों को एक सही रूप देने का जो काम किया था तो वो उनकी पुत्री ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड की पुत्री थी, उस पुत्री का नाम है अन्ना फ्रायड। अन्ना फ्रायड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने तो कार्य किया था, लेकिन उनको एक सही विषय में एक सही जगह स्थापित नहीं कर पाया, एक सही रूप नहीं दे पाया, और सही रूप नहीं देने जो वो नहीं दे पाया तो उनकी जो पुत्री थी अन्ना फ्रायड, उन्होंने इस चेतना के रूप को या उनके जो किए हुए कार्यों को सही रूप देने का काम किया। और अन्ना फ्रायड के जो सहयोगी के रूप में रहे, अन्ना फ्रायड के जो सहयोगी के रूप में रहे वो सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, उनका नाम था कार्ल युंग। कई बार इसे जुंग भी लिखा हो, YUNG, युंग। इसमें वाई साइलेंट रहता है कई बार। युंग या जुंग, ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य रहे। और सिगमंड फ्रायड के शिष्य युंग ने और अन्ना फ्रायड ने मिलकर के सिगमंड फ्रायड के जो किए हुए कार्य थे उन कार्यों को एक सही रूप देने का काम किया, यानी मैं कहूँ कि एक सही प्रतिष्ठा तक पहुँचाने का काम किया। उनके जो किए हुए कार्यों को मान सम्मान दिलाने का काम उनके पुत्री अन्ना फ्रायड और उनके शिष्य कार्ल जुंग ने दोनों ने मिलकर के किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो चेतना का विज्ञान था उस अभिप्राय को अमान्य कर दिया गया। ये अभिप्राय माना नहीं गया और नहीं माना गया क्योंकि इसकी भी आलोचना हो गई थी, और आलोचना जब हुई थी तो इस संदर्भ में हुई थी कि एक तो उन्होंने विलियम मैकडूगल ने भी मान लिया था, ऐसे कई कारण रहे थे, छोटे मोटे जो कारण थे उनमें जो दूसरा सिगमंड फ्रायड ने भी मान लिया था कि कौन सी चेतन का काम में लिया जाए, चेतन को लिया जाए, अर्ध चेतन को लिया जाए या अचेतन को लिया जाए। अतः दोस्तों दुनिया के सामने बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी कि किस अभिप्राय को माना जाए। तो 1900 ईस्वी में, यानी 1900 ईस्वी तक चला था, 1900 ईस्वी में आकर के पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन मनोवैज्ञानिकों के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी कि वर्तमान में किस मनोविज्ञान को अपनाया जाए। अनेकों मनोवैज्ञानिक थे वो इस समस्या के बारे में चिंतित थे कि किस तरीके से किस विज्ञान को अपनाया जाए और किस तरीके से, यानी हम किसको छोड़ें किसको अपनाएं। जो भी अभिप्राय आ रहा था कुछ समय तक वो मान्य हो रहा था और उसके बाद, यानी मैं कहूँ कि कुछ समय तक ही वो टिकता था, उसके बाद वो समाप्त होता जा रहा था, उसकी आलोचनाएं होती जा रही थी। तो दोस्तों ये घटना 1900 ईस्वी से लेकर 1912 तक प्रयासों के बाद 1912 ईस्वी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 1912 ईस्वी में सम्मेलन आयोजित किया गया और सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। अमेरिका में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे विश्व के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया।
पूरे विश्व के मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया। कुछ विद्वान जो लोग थे, जो मनोविज्ञान के संदर्भ में अपनी रुचि रखते थे, उनको भी बुलाया गया। जो विद्वता अपनी प्रकाष्ठा पर लिए हुए थे, उन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया और सभी के सामने एक ही समस्या खड़ी हो गई थी कि मनोविज्ञान को अब देखा जाए तो किस रूप में देखा जाए। ये बहुत बड़ी भयंकर समस्या पैदा हो गई थी उन लोगों के सामने। और जब ये समस्याएं पैदा हुई तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस सम्मेलन का जो स्थान था वो अमेरिका था। उस अमेरिका में उस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जब उस सम्मेलन में पूरे विश्व से मनोवैज्ञानिक उपस्थित हुए, पूरे विश्व से मनोवैज्ञानिक उपस्थित हुए और वो जो मनोवैज्ञानिक उपस्थित हुए तो उस सम्मेलन में एक यही चर्चा का विषय था कि मनोविज्ञान को किस दृष्टि से देखा जाए। तो दोस्तों, उस सम्मेलन में कुछ नियम बनाए गए थे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि जो सबसे पहले जो है वो समय को देखते हुए, उस समय को देखते हुए कि समय के अभाव को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए थे कि सबसे पहले जो है वो उच्च आयु के मनोवैज्ञानिक हैं, उनको समय दिया जाए बोलने का। और धीरे धीरे यानी जो बोलते गए सबसे पहले उच्च आयु के लोग बोलेंगे और उसके बाद निम्न आयु के जो युवा मनोवैज्ञानिक हैं वो बोलेंगे। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार छोटे छोटे लोग भी जिसको हम कुछ नहीं मायने नहीं मानते, वो लोग भी जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि एक अलग सा रूप दे करके चले जाते हैं और जिसको हमें मानना पड़ता है। छोटे छोटे लोग भी बहुत से बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। ऐसा ही उस सम्मेलन में हुआ दोस्तों। उस सम्मेलन में क्या हुआ, जो मनोवैज्ञानिक थे वो चर्चाएं कर रहे थे। सबसे पहले उच्च दर्जे के मनोवैज्ञानिकों को बोलने का मौका दिया गया जिनकी आयु अधिक थी। वो अपने अपने विचार रखते जा रहे थे और सभी सुन रहे थे। उन्हीं में से एक मनोवैज्ञानिक था जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रोड्स वाटसन। ये अमेरिका के ही थे, इसी सम्मेलन में गए हुए थे। ये अमेरिका के ही निवासी थे और इसी सम्मेलन में उपस्थित थे। सबसे अंतिम समय में इन्हें मौका मिला बोलने का और जब इन्हें मौका दिया गया बोलने का तो दोस्तों ऐसा मानिए कि पहले जितने बोल करके गए थे उतना अकेला ही बोल गया। जैसे आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जिनको मौका सबसे अंत में दिया जाता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि पहले जितने बोलते हैं उतने जैसा अकेला ही बोल जाता है। स्वामी विवेकानंद को सुना होगा तुम लोगों ने। स्वामी विवेकानंद जब बोल रहे थे तो अकेले पहले जितने लोग बोल करके गए थे उन्होंने सोचा कि ये तो कोई संत महात्मा है, इनको ऐसे ही बोलना। सबसे अंत में समय दिया गया शिकागो में। अब जब सबसे अंत में समय दिया गया तो वो अकेले इतना बोले, पहले जितने बोल के गए थे उतना अकेला ही बोल गया। और जब तक बोलते रहे तो सभी ने अपने कानों को खुला रखा कि ऐसा उनके होठों की तरफ देखते रहे कि एक भी ऐसा शब्द ना छूट जाए जो कि ये बोले और हमारे कानों को छू करके ना जाए। इतना ऐसा अच्छा बोला उन्होंने। तो उसी तरीके से उसी रूम में जे.बी. वाटसन को वहाँ पे अंतिम समय में मौका दिया गया और जे.बी. वाटसन जब बोलने लगे तो लोग देखते हैरान हो गए कि ये देख, ये जो मनोवैज्ञानिक है इसने कुछ अलग ही किया है। तो वो बात सुनने लायक है दोस्तों। बहुत अच्छा उन्होंने उस सम्मेलन में कहा था। उन्होंने कहा कि जितने भी मनोवैज्ञानिक बैठे थे उनको संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दोस्तों एक व्यवहार होता है। क्या होता है? प्राणी का जो व्यवहार होता है, व्यवहार जानते हो, प्राणी की क्रियाएं, प्राणी का जो व्यवहार होता है, प्राणी का जो व्यवहार होता है, व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है। क्या होता जाता है? व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता, व्यवहार हमेशा प्लस होता है। ये बात वाटसन ने कही थी उस सम्मेलन में कि वाटसन ने कही कि व्यवहार हमेशा प्लस होता जाता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता। ये बात वाटसन ने कही तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से, जब उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि एक बालक है, मान के चलिए क्या है, बालक है, उस बालक का जन्म होता है, उस बालक का जन्म घर में होता है, उस बालक का जन्म घर में होता है और घर के व्यवहार से वो कहाँ जाता है? पड़ोस में जाता है, पड़ोस से उस गली में आता है, गली से वो बाहर मान लीजिए गांव में जाता है, गांव से शहर सड़क पे जाता है और सड़क से
शहर में जाता है, शहर से तहसील में जाता है, तहसील से ज़िले में जाता है और ज़िला से राज्य में, देश में, विदेश में। यानी फिर वो कहीं हम देखें नगर में, महानगर में जाता है कि नहीं जाता। जबकि उसने यहाँ से शुरू किया था, उसका जन्म हुआ है, एक बालक का जन्म घर में हुआ है, घर से पड़ोस में, पड़ोस से गली में, गली से गांव में, गांव से व्यवहार, सड़क पर, सड़क से शहर, शहर से तहसील, जिला, राज्य, नगर, महानगर में प्रवेश कर जाता है। अब नगर महानगर में प्रवेश कर जाता है तो उस समय वो जो बालक है यानी उसका जो व्यवहार है वो प्लस होता जाता है। क्या वो कभी माइनस होता है? यानी उसने सबसे पहले घर के व्यवहार को देखा और घर के व्यवहार को देख करके उसने पड़ोस के व्यवहार को शामिल किया अपने व्यवहार में, और फिर गली के व्यवहार को शामिल किया, फिर गांव के व्यवहार को, और गांव से सड़क, सड़क से शहर, शहर से तहसील, जिला, राज्य, नगर और महानगर के व्यवहार को जोड़ा उसने अपने व्यवहार में। यानी उसका कहने का तात्पर्य कि जो प्राणी का जो व्यवहार है वो कभी भी माइनस नहीं होता। यानी मैं कहूँ कि एक प्राणी है, ये एक प्राणी है और ये जो प्राणी है हमेशा शराब पीता है। क्या पीता है? शराब पीता है। अब दोस्तों इसने शराब तो पीनी छोड़ दी, शराब पीनी छोड़ दी, लेकिन उस शराब पीने के ढंग को तो आज भी जानता है, उसका स्टाइल तो आज भी जानता है। क्यों? क्योंकि वो उसके व्यवहार में थी, उस व्यवहार को उसने कभी भी नहीं भूला। दोस्तों आप लोगों ने भी कोई ऐसा काम किया होगा, अपने मस्तिष्क में सोचिए, जो आपने कभी भी किसी को नहीं बताया होगा, और जब उस जैसी घटनाएं कहीं होती हों, कई बहुत से ऐसे काम हैं जिसके गवाह तुम खुद रहे हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहा, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को तुमने किसी से, वो उस कार्य को तुमने किया और वो किसी से साझा नहीं किया, और जब उस काम को आपके मस्तिष्क आपको याद भी आ गए होंगे कि आपने ऐसा क्या कार्य किया है, क्या उस काम को तुम भूल गए? कभी नहीं भूले। प्राणी क्या है कि उसका जो व्यवहार है वो हमेशा प्लस होता जाता है, कभी भी व्यवहार माइनस नहीं होता। गांव से पड़ोस में, पड़ोस से शहर में, शहर से गली में, जिले में, तहसील में, नगर में, महानगर में, आज भी हम चाहे, आज भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो कितने बड़े से बड़े कहीं पर भी निवास करने लगे हों, जब वो गांव में आते हैं वापस तो गांव का पूरा माहौल जानते हैं, उस गांव के व्यवहार को जानते हैं जैसे वो पहले बचपन में निवास करते थे। क्या आप लोग कहीं भी बाहर रह कर के आओ 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद जब गांव में जाते हो तो गांव जैसा व्यवहार करते हो कि नहीं करते? वो अलग बात है। आज के दौर में यानी आज का जो किशोर है वो अलग बात है कि 4 दिन बाहर रह कर के आता और 5वें दिन गाँव वालों को आकर के अपनी भाषा में, उस शहर की भाषा में बातें करता है। वो केवल और केवल दिखावा है। वो व्यवहार, वो जो उसका रियल का जो व्यवहार है वो उसका जन्म का ये है जहाँ पे वो पहले निवास करता था। आप किसी भी प्राणी को उसके व्यवहार के बारे में अगर देखना चाहते हो तो उसे अपने उसके संवेगों को, उसके जो आंतरिक संवेग हैं उन संवेगों को उत्तेजना की दृष्टि से लेकर के आइए, और जब उनको उत्तेजना की दृष्टि से लेकर के आओगे तब अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। प्राणी चाहे कहीं भी रहे, कितनी भी मान लीजिए दूसरी भाषाओं में बात करे कि दूसरे क्षेत्र विशेष में जा करके, वहाँ हो सकता है कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ के वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हो, लेकिन जो उत्तेजना में होगा और उत्तेजना में होगा तो वो व्यवहार अपना ही प्रदर्शित करेगा। आपने कभी भी प्राणी के व्यवहार को देखना चाहते हो तो उससे गुस्सा दिलवाइए, और जब गुस्सा दिलवाते हो, आपने गाँव में देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो गालियाँ निकालते हैं, और गालियाँ जब निकालते हैं तो वो कभी भी हिंदी में नहीं निकालते, वो अपनी उसी क्षेत्रीय विशेष उसी वाणी में निकालते हैं जिस वाणी में उनका व्यवहार रहा है, और उसी व्यवहार को अपनाते हैं। तो दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी थी। जो वहाँ बैठे मनोवैज्ञानिकों ने ये बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गए, और जब आश्चर्यचकित रह गए तो पीछे से आवाज़ आई कि वंश मोर, यानी एक बार और। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में हम कहते हैं कि एक बार और दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। तो उसी तरीके से इनके बारे में भी आवाज़ आई पीछे से कि वंश मोर। जब इन्हें दोबारा बोलने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे एक शिशु दो। वाटसन ने कहा कि मुझे एक शिशु दो, मुझे एक शिशु दो, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, यहाँ तक कि चोर
डाकू, कुछ भी बना सकता हूँ, मुझे एक शिशु दो, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चोर, डाकू। क्यों? क्योंकि उसने इस व्यवहार पे, यानी प्राणी उसके व्यवहार, जिस व्यवहार में वो उसे रखेगा वो उसी व्यवहार में उसे आगे चल करके उसका निर्माण करेगा। यानी ऐसी आवाज़ आई, पहले उन्होंने कहा कि व्यवहार हमेशा प्लस होता है, जब उन्होंने ये बात कही तब उन पीछे से आवाज़ आई, उसी सम्मेलन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, उस पूरे विश्व के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी कि वर्तमान का जो मनोविज्ञान माना जाए तो वो किस दृष्टिकोण से माना जाए। जो भी अभिप्राय आ रहा था वो कुछ समय के बाद समाप्त होता जा रहा था और कुछ समय के बाद कुछ ही समय तक टिकता जा रहा था। सबसे ज़्यादा समय तक रुकने वाला था आत्मा का अध्ययन, वो लगभग 2 से 2,500 वर्षों तक चला। उसके बाद मन और मस्तिष्क का वो 250 वर्षों तक चला। फिर चेतना का वो मात्र 30 वर्षों तक चला। और उससे लेकर के आज तक यानी वर्तमान तक जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में चल रहा है। तब उन्होंने ऐसी बात कही कि व्यवहार जो है वो हमेशा प्लस होता है, व्यवहार कभी भी माइनस नहीं होता। प्राणी व्यवहार अपने जो चीज़ें उसने सीख ली पहले से और वो हमेशा उसमें जुड़ती जाएंगी। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हुई कि आपने पहले साइकिल चलाना सीख लिया, आपको 10 साल बाद में वो साइकिल दी जाए, क्या आप भूल जाओगे? कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे मैंने कहा कि एक प्राणी पहले शराब पीता था, अब उसने वर्तमान में शराब पी नहीं, 10 साल हो गए उसे शराब पिए, लेकिन उसे शराब पीने का ढंग तो आज भी पता है, उसे स्टाइल तो आज भी पता है कि किस तरीके से पी जाती है। तो उसी तरीके से वाटसन ने कहा कि मुझे एक शिशु दो, आगे चल करके ये कई बार परिभाषाएं आती हैं कंपटीशन में। अब जब ऐसी बातें उन्होंने सुनी मनोवैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने कहा कि ये तो 20वीं सदी का चमकता सितारा है। किसका है? 20वीं सदी का चमकता सितारा है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 20वीं सदी के चमकते सितारे की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक को दी गई? 20वीं सदी के चमकते सितारे की संज्ञा वाटसन को दी गई थी। वहाँ बैठे हुए उन्होंने सभी ने कहा, क्योंकि 1912 यानी यहाँ पे 20वीं शताब्दी आ गई थी और 20वीं यानी मैं कहूँ कि 20वीं शताब्दी से 20वीं सदी से वर्तमान तक, 20वीं सदी से वर्तमान तक जो मनोविज्ञान वो माना गया वो व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब दोस्तों हमारे सामने ये विज्ञान जो आया था वो व्यवहार का विज्ञान आया था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।